14 फरवरी 2019 देश के लिए एक ऐसा मनहूस दिन जिसने हमारे 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत के साथ साथ सरकार और सरकारी तंत्र की नाकामी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त सत्यपाल मलिक कश्मीर के गवर्नर हुआ करते थे। पुलवामा के ठीक 50 महीने बाद 14 अप्रैल 2023 को उन्होंने द वायर को एक सनसनीखेज इंटरव्यू दिया। आरोप लगाया कि हमले के तुरंत बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की और इस नाकामी को एनएसए अजीत डोभाल की गलती बताया, जिस पर उधर से जवाब आया, चुप रहो, कुछ भी मत बोलना। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सत्यपाल मलिक अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बुलंद आवाज, बेबाक अंदाज और देशभक्ति हमेशा हम सबको इंस्पायर्ड करती रहेगी। उन्हें हमेशा एक ऐसे देशभक्त के तौर पर जाना जाएगा जिसने सत्ता की चाटुकारिता के आगे देश हित को चुना। जब हर कोई गुणगान करने में व्यस्त था, तब खिलाफत का बिगुल फूंकने वाले सत्यपाल मलिक थे। ये जानते समझते हुए कि इस खिलाफत का अंजाम क्या होगा, उन्होंने अपने कदम कभी पीछे नहीं खींचे। लेकिन ये सब यूं ही नहीं हो गया। इस कहानी की शुरुआत आजादी से 1 साल पहले होती है दोस्तों। साल 1946 जुलाई 24 उत्तर प्रदेश का बागपत जिला हिसवाड़ा गांव के एक जाट परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया सत्यपाल। उस वक्त शायद ही किसी को इस बात का एहसास होगा कि यह नन्हा सा बच्चा एक दिन देश की सियासत का केंद्र बन जाएगा, हर कोई उसकी बात करेगा। सत्यपाल जब 1.5 साल के थे तब उनके ऊपर से पिता का साया उठ गया। कठिनाइयों से उन्होंने अपनी जिंदगी जी। उन्होंने मेरठ कॉलेज से बीएससी के बाद एलएलबी की डिग्री जैसे तैसे ली और यही पढ़ाई के साथ सियासत के गुण भी सत्यपाल मलिक सीख जाते हैं। 1969 में उन्हें मेरठ कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष चुना जाता है। मलिक राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचारों से प्रभावित थे। उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ते हुए चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में उन्होंने 1974 में भारतीय क्रांति दल के टिकट पर बागपत से चुनाव लड़ा और जीतकर पहली बार विधायक बन गए। 1989 और 1991 तक वो जनता दल के टिकट पर अलीगढ़ से 9वीं लोकसभा के सांसद रहे और वीपी सिंह सरकार में संसदीय मामलों और पर्यटन राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। मलिक ने अपने सियासी करियर में कई दलों का हाथ पकड़ा, जैसे कि भारतीय क्रांति दल, जनता दल, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बाद में भारतीय जनता पार्टी में तो शामिल रहे वो। 1996 में समाजवादी पार्टी की तरफ से अलीगढ़ लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। 2004 में बीजेपी में शामिल हुए मलिक को 2014 में पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद सितंबर 2017 से अगस्त 2018 तक बिहार के राज्यपाल रहे। मार्च 2018 से मई 2018 तक ओडिशा की जिम्मेदारी संभाली। जम्मू कश्मीर में अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक रहे। उनके कार्यकाल में ही अनुच्छेद 370 और 35A को 5 अगस्त को निरस्त किया गया था। 2019 की ये बात है। ये एक संयोग था दोस्तों कि उनका निधन भी 5 तारीख को ही हुआ और साल 2025। इसके अलावा गोवा में बतौर राज्यपाल नवंबर 2019 से अगस्त 2020 तक काम किया। सत्यपाल मलिक के पास विवादों से दूर एक लंबा राजनीतिक अनुभव था, तब तक जब तक उन्होंने एक इंटरव्यू नहीं दिया था। उस इंटरव्यू के बाद मानो सब कुछ बदल गया दोस्तों। यहां तक कि सरकार की भी नींद उड़ गई। शांत और शालीन स्वभाव के दिखने वाले सत्यपाल मलिक ने मीडिया के कैमरे पर आकर जिन बातों का जिक्र किया, पूरा देश सुनकर सन्न रह गया। मलिक ने दावा किया था कि 2019 के पुलवामा हमले में खुफिया नाकामी थी और उन्होंने इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी थी, लेकिन उन्हें चुप रहने को कह दिया गया। कुछ भी वो बोल नहीं पाए उस वक्त। पूर्व गवर्नर ने जम्मू कश्मीर में 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए की किश्तों में रिश्वत की पेशकश का खुलासा भी किया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। सत्यपाल मलिक ने 2020-21 के किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ भी आंदोलन का खुलकर समर्थन किया। मलिक ने कई मौकों पर केंद्र सरकार और पीएम मोदी की नीतियों जैसे कि कृषि कानून, अग्निपथ योजना जैसे जो तमाम स्कीमें थी उनकी जमकर आलोचना भी की। बैक टू बैक आरोपों ने सत्यपाल मलिक को एक बागी नेता का तमगा दे दिया था, एक ऐसा नेता जो बीजेपी के साथ रहकर उसके शीर्ष नेतृत्व को ललकार रहा था। ये बात बहुतों को हजम नहीं हो रही थी। इसी बीच कुछ ऐसी खबरें भी आई दोस्तों।
सत्यपाल मलिक के खिलाफ सीबीआई ने 2200 करोड़ रुपए की किरू जल विद्युत परियोजना में कथित भ्रष्टाचार के लिए चार्जशीट दाखिल की। सीबीआई ने 2 एफआईआर दायर की थी। पहली एफआईआर लगभग 60 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को जारी करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित थी। यह रकम 2017-18 में जम्मू कश्मीर कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना का ठेका देने के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी से रिश्वत के तौर पर ली गई थी। और दूसरी एफआईआर 2019 में एक निजी फर्म को किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के सिविल वर्क के लिए 2200 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट देने में भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई थी। सीबीआई इन दोनों मामलों की जांच कर रही है अभी भी। वहीं फरवरी 2024 में इसी मामले के मद्देनजर दिल्ली, बागपत, गुरुग्राम जैसे ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। मलिक के जिन ठिकानों पर छापेमारी की गई वहां से मिला तो कुछ नहीं और इसी वजह से मलिक ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। मलिक का दावा था कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के टेंडर को भ्रष्टाचार के कारण रद्द किया था, लेकिन उनके तबादले के बाद यह टेंडर दोबारा पास कर दिया गया। सत्यपाल मलिक ने अपनी बीमारी के दौरान एक भावुक पोस्ट में कहा था कि उनके पास 4-5 कुर्ते पायजामे के सिवा कुछ भी नहीं है और उन पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सोचिए राजनीति किस तरह की चीज है। और दोस्तों, राजनीति में कब क्या हो जाए यह भी कहा नहीं जा सकता। एक लंबा सियासी सफर तय करने वाले सत्यपाल मलिक इतने विवादों से घिर जाएंगे, क्या किसी ने सोचा था? सोचिए, नवंबर 2018 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग करते समय सत्यपाल मलिक ने कहा था कि अगर वो दिल्ली के इशारे पर चलते तो सज्जाद लोन की सरकार बन जाती और इतिहास उन्हें हमेशा एक बेईमान के तौर पर याद करता। ये हालात तब बने थे जब बीजेपी ने पीडीपी के साथ में गठबंधन तोड़ दिया था, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राज्यपाल शासन और फिर दिसंबर 2018 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। मलिक का यह फैसला विवादित इसलिए रहा क्योंकि कुछ दलों को लग रहा था कि उन्हें सरकार बनाने का मौका नहीं दिया गया और उन्होंने दिल्ली के इशारे पर काम किया, यानी कि उनकी दिल्ली से करीबी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीबी थी। और कोई भी राज्यपाल तभी बनता है या फिर उस संवैधानिक पद पर तभी बैठता है जब केंद्र की सरकार की मंजूरी हो, उसकी कृपा दृष्टि हो। मलिक जब जम्मू कश्मीर से गोवा राजभवन भेजे गए तो सियासी हवाएं अचानक से बदल गईं, यानी कि इस बीच कुछ ना कुछ खटपट हो चुकी थी। मलिक मोदी सरकार के समर्थक थे, लेकिन तुरंत ही आलोचक बन गए। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा कर दी कि वो आरएलडी और समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करेंगे। कहने का मतलब यह दोस्तों कि सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सत्यपाल मलिक इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 14 अक्टूबर 2023 को सत्यपाल मलिक के साथ एक इंटरव्यू किया था। 28 मिनट की इस बातचीत में राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक से मणिपुर की हिंसा, पुलवामा हमला, किसान आंदोलन, जातिगत जनगणना समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने अपने खुलकर बात भी रखी। उस वक्त मलिक ने राहुल गांधी से एक बात कही थी, कहा था कि चुनाव में सिर्फ 6 महीने रह गए हैं और मैं लिख कर दे रहा हूं कि अब मोदी सरकार नहीं आएगी। हालांकि सरकार तो वापस आ गई, लेकिन बीजेपी को बहुमत नहीं मिल पाया, जिसमें एक बहुत बड़ी भूमिका सत्यपाल मलिक की भी थी। क्या? क्योंकि उन्होंने जिस तरह से आलोचना की, जिस तरह के मुद्दे उन्होंने उठाए और जो खुलासा किया दोस्तों, 2019 पुलवामा हमले से जुड़ा वो खुलासा बहुत बड़ा खुलासा था दोस्तों। और उस खुलासे ने एक तरह से मोदी सरकार की जो पूरी इमेज है उसको डेंट किया। हालांकि वो हमला किस तरह से हुआ उसको लेकर तमाम सवाल हैं। उसके बाद पहलगाम भी हो गया, पहलगाम को लेकर भी तमाम सवाल हैं। लेकिन सत्यपाल मलिक ने जिस बेबाकी के साथ में उस मुद्दे को उठाया, ठीक है, राजनीतिक तौर पर खटपट के बाद ही उठाया, उस वक्त नहीं उठाया। लेकिन कहा जाता है ना, राजनीति में जब पोल खुलती है तो फिर बहुत चीचा लेदर होती है, और ऐसा ही कुछ सत्यपाल मलिक ने करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी के धागे खोल दिए। हालांकि उसका कितना असर रहा नहीं रहा, अब इस पर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन सत्यपाल मलिक ने जो हिम्मत दिखाने का काम किया, सत्ता के आगे नतमस्तक न होकर उन मुद्दों को छू लिया जिससे सरकार भी हिल गई। आप सत्यपाल मलिक को किस तरह से देखते हैं, याद करते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।